दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस जगह की जहां देश की तकदीर लिखी जाती है, भारतीय संसद। अगर राम मंदिर श्रद्धा का प्रतीक है और जामा मस्जिद इबादत की पहचान, तो सेंट फ्रांसिस चर्च आस्था का केंद्र है और स्वर्ण मंदिर सेवा की मिसाल। तो भारतीय संसद हमारा लोकतंत्र का तीर्थ है, जहां जनता की आवाज़, अधिकार और भविष्य तय किए जाते हैं। इस संसद में कभी संविधान लिखा गया, कभी लोकतंत्र पर संकट आया, तो कभी नए भारत की नींव रखी गई। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद का क्या है, मंदिर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज भारतीय संसद को। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि भारतीय संसद जो है, तो इसका सेंट्रल विस्टा से पूर्व जो भवन था, तो उस भवन का निर्माण किया गया आपको 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है। और किनके द्वारा आपसे अक्सर नाम पूछ लिया जाता है, तो वो थे मिस्टर ड्यूक ऑफ कनॉट। आप लोग दिल्ली यदि कभी जाने का मौका मिले और दिल्ली में यदि रहते होंगे, तो वहाँ पे आप लोग एक कर्नाट प्लेस का नाम सुनते होंगे। तो वो कर्नाट नहीं है, एक्चुअली वो क्या है, कनॉट है। ठीक है। तो ये कनॉट के द्वारा ही वो क्षेत्र को क्या किया गया था, बसाया गया था। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, उसे वर्तमान में कर्नाट प्लेस बोला जाता है। ठीक है। और 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और 19 जनवरी 1927 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का तीसरे सत्र का पहला बैठक हुआ। देखिए, आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप संसद को पढ़ रहे हैं, तो संसद का जो भवन है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा उनके निर्माता के बारे में, उनके किनके द्वारा डिजाइन किया गया हुआ था। ठीक है। और वर्तमान की बात कीजिएगा, तो वर्तमान में ये एक फोटो देखिए, मैंने साथ में अटैच कर दिया है। तो ये है वर्तमान का सेंट्रल विस्टा। ठीक है। ये है सेंट्रल विस्टा। तो इसका उद्घाटन कब किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया आपको 8 सितंबर 2022 को। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इनके द्वारा ही सेंट्रल विस्टा का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है। तो आपसे यदि कभी पूछ लिया जाए कि संसद भवन के बारे में, चाहे पहले वाले या फिर वर्तमान वाले, तो आप उसको अवश्य बता पाएंगे। ठीक है। और चलिए अब हम लोग संसद को पढ़ेंगे। उससे पूर्व दो व्यक्ति जो हमारे राष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण है, उनका मैंने चित्र साथ में अटैच किया है। ये देखिए, ये है लोकसभा के अध्यक्ष और इनका नाम है ओम बिरला जी। ठीक है। ये लोकसभा के क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं। और ये राज्यसभा के, देखिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें सभापति कहते हैं, तो सभापति क्या होते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो तो एक पद उपराष्ट्रपति का ग्रहण करते हैं और साथ ही ऑटोमेटिक क्या वो हो जाते हैं, वो राज्यसभा के भी सभापति होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके हमारा पार्लियामेंट। देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको भी हम इंक्लूड किए। इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये इसलिए किए हैं कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता रहता है कि प्रधानमंत्री किस किस संस्था के, किस किस मंत्रालय उनके अधीन है, या फिर वो उनके क्या हैं, इंचार्ज हैं। ठीक है। जैसे नीति आयोग के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको याद रहना चाहिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। जरूरी नहीं है कि अभी वर्तमान में मोदी जी हैं तो यही रहेंगे, भविष्य में आने वाले अब अन्य यदि प्रधानमंत्री होंगे तो उनके अधीन भी ये आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये मिनिस्टर का जो भी जिस विभाग के मंत्री हैं, तो उनका नाम और वो विभाग लिखा गया। जैसे श्री राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। अमित शाह, गृह मंत्री। तो ये सारा
PDF में आपको दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। कई बार आपको क्या होता है, ये जो मिनिस्ट्री है, आपको मिनिस्ट्री पूछ लिया जाता रहता है व्यक्ति के नाम के साथ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा भारतीय संसद, ठीक है। तो भारतीय संसद की जब बात कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसद में कौन आते हैं, ठीक है। संसद में कौन आते हैं, तो संसद का जब भी बात किया जाएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले संसद में आएंगे लोकसभा के जो सारे अध्यक्ष होंगे, जो भी लोकसभा में बैठते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, संसद के सदस्य होंगे। दूसरा, राज्यसभा में जो भी आते हैं वो क्या होंगे, भारतीय संसद के सदस्य होंगे। देखिए, एक चीज आप यहाँ पे बहुत गौर से सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, उसमें एक चीज है थोड़ा मतलब सामान्य से अलग है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद में राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा के सदस्य आते हैं और राज्यसभा के सदस्य आते हैं, ठीक है। मगर इसमें देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो लोकसभा में बैठते हैं और ना ही राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति संसद के अंग में यदि संसद शब्द बोला जाएगा तो संसद शब्द में उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो इस बात को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे कंफ्यूजन हो सकता है। आप अब सीधा जैसे ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो आप तो ये समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या है, लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन जब हम जगदीप जी धनखड़ की बात करते हैं तो वो तो राज्यसभा के सदस्य है नहीं, ठीक है, ना ही वो लोकसभा के सदस्य हैं। इसके बावजूद क्या करते हैं, वो राज्यसभा के वो सभापति हैं, ठीक। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो भारतीय संसद लोकतंत्र का क्या है, आधार स्तंभ है, और भारतीय संसद संविधान के भाग 5वें में दिया गया। इससे पूर्व मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4.1, ठीक है, ये सारा मैंने एक एक करके वीडियो अपलोड कर दिया है, और जो बच्चे नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिए। देखिए, राज्य व्यवस्था से यदि आपको सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम आपका BPSC का हो, BSSC CGL का हो, या फिर बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, यदि वहाँ पे राज्य व्यवस्था से आपसे सवाल पूछा जाता है और आप इस वीडियो को संदर्भ ले, यदि आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना के रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपसे प्रॉमिस है कि आपको राज्य व्यवस्था से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में भारतीय संसद के बारे में प्रावधान दिया गया, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में शामिल, ठीक है। संसद का मुख्य कार्य क्या होता है, संसद जो होते हैं उनको क्यों चुना जाता है, उनको क्या कार्य दिया जाता है, तो उनको कार्य ये दिया जाता है, उनका काम है विधि बनाना, विधि यानी कि कानून का निर्माण करना। क्योंकि भारत में जो विधायिका उन्हीं को राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, कानून को बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक, और तीसरा है वित्त प्रबंधन और नीति निर्णय लेना। वित्त मतलब धन, आप समझ लीजिए। कार्यपालिका किसे कहा जाता है, जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको किसी न किसी के द्वारा क्या किया जाता है, लागू करवाया जाता है, ठीक है। तो वो कार्य किनके अंदर आ जाता है, वो कार्य आ जाता है कार्यपालिका के अधीन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संसद की संरचना। तो भारतीय संसद की संरचना का बात कीजिएगा तो इसमें अनुच्छेद 79 से लेके 88 के बीच में प्रावधान दिया गया है। देखिए, एक एक अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी को ये बिल्कुल नहीं पता है कि एग्जाम में कौन सा एग्जैक्टली अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि किस पार्ट में कौन सा अनुच्छेद आता है। तो इसलिए हम अनुच्छेद को भी साथ में क्या किए हैं, सम्मिलित कर लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको आपका पढ़ाई क्या हो और भी आसान हो जाए। और आप एक बार इस चैप्टर को, राज्य व्यवस्था की वीडियो मेरा देख लीजिएगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो,
चाहे फंडामेंटल राइट्स का हो, चाहे प्रस्तावना का हो, या फिर राज्य एवं संघ का हो, कोई भी हो, आप एक बार देख लीजिए तो दोबारा आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारे उस एस्पेक्ट को कवर किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, संसद का गठन अनुच्छेद 79 से लेके, देखिए ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है तो इसे घबराना बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेजी शब्द में है, क्योंकि हम हिंदी भी साथ में आपको क्या कर दिए, अटैच कर दिए। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद हिंदी शब्द में लिखा गया और यहाँ पे अंग्रेजी में। ठीक, तो इसको लेके बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है, संसद के 3 घटक से मिलकर क्या होता है, अनुच्छेद 79 के हिसाब से कहा गया है संसद 3 घटकों से मिलकर बनता है। वो 3 घटक कौन है, इससे पूर्व भी हम आपको बता दिए, फिर भी आप यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे कौन है, राष्ट्रपति। संसद का क्या है, अभिन्न अंग है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। अभी आपको हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताए थे कि राष्ट्रपति संसद का अंग तो होते हैं, लेकिन ना तो वो लोकसभा में बैठते हैं, ना ही वो राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अंग नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन होता, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है राज्यसभा। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक, और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में, उसकी स्थिरता के बारे में, हम लोग एक एक पहलू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझ गए कि संसद कौन होता है, संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के बारे में संविधान में अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया, कहा यह गया है कि अधिकतम 280 सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और इन 250 सदस्यों में वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक, और इनमें से भी 233 सदस्य राज्य के एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जिनका संबंध हो, यानी कि वो उस क्षेत्र से जुड़े हो। किस क्षेत्र से, वो कला के क्षेत्र से हो। कला का क्षेत्र हो गया, एक्टिंग हो गया, फिल्म में अभिनय हो गया, डांसिंग हो गया, कथक हो गया। ठीक है, ये सारा क्या जाता है, कला वाले क्षेत्र में होता है। साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया। तो जो इस क्षेत्र के विख्यात लोग होंगे, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर, सुधा मूर्ति, इन लोगों को क्या किया गया, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया गया। तो इस प्रकार का जिनका भी कंट्रीब्यूशन उस क्षेत्र में क्या हो, बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सबसे अलग हो। ठीक है, तो वैसे वैसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा क्या है, यह क्या है, अस्थाई सदन है, यानी कि ये क्या है, स्टेबल है। ये लोकसभा की तरह क्या होता है, इसका विघटन नहीं होता। ठीक है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपका 6 वर्ष पूर गया, आपका 6 वर्ष, देखिए इसका ड्यूरेशन कितना होता है, राज्यसभा का 6 वर्षों का कार्यकाल। ठीक है, देखिए ये विघटन तो नहीं होता, मगर जो सदस्य होते हैं उन सदस्य का क्या होता है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो हर वर्ष क्या होता है, जो पुराने वाले होते हैं जिनका समय पूर जाता है, तो 2 वर्ष में क्या, 2 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में इसको क्या किया जा सकता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे लोकसभा का विघटन हो गया, 18वीं लोकसभा चुनाव का 2024 में चुनाव हुआ है जून के आसपास, तो क्या हुआ, उससे पूर्व लोकसभा का विघटन हो गया होगा। तो इस प्रकार राज्यसभा का बिल्कुल नहीं होता है। राज्यसभा क्या है, निरंतर चलने वाली एक संस्था है। ठीक है, लेकिन हर 2 साल में क्या होता है, कुछ सदस्य बदले जाते हैं का तात्पर्य ये हो गया कि उनका समय काल 6 वर्षों का पूरा हो गया होगा, तो उनको क्या किया जाता है, उनका समय काल हो जाता है, तो वो फिर क्या होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार का होता है, राज्यसभा में चुनाव एकल संकर, देखिए सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन राज्यसभा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको आप इस प्रकार से समझिए कि जब भी जैसे देखिए लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पे तो आम जनता के द्वारा डायरेक्ट क्या किया जाता है, उनको मत देके उनका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में डायरेक्ट हमारे द्वारा तो चुना नहीं जाता है व्यक्ति। ठीक है, हमारे द्वारा चुना नहीं जाता है, वो क्या होता है, इनडायरेक्टली रूप से वो क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। यानी कि जो विधानसभा होता है तो उनके सदस्य जो होते हैं वो आते रहते हैं इसमें, किसमें, राज्यसभा के सदस्य के रूप में। एक सेकेंड चलिए, तो देखिए ये जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है वो क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, तो आप राष्ट्रपति वाला वीडियो जाके देखिएगा तो वहाँ पे हम बताए हैं कि मान के चलिए एक व्यक्ति एक्स है, एक व्यक्ति वाई है और तीसरा कौन है, जेड है। तो आपको वोट देने का मौका दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया आपको क्या करना है कि इन तीनों व्यक्ति में से आपको क्या करना, चूज करना है कि आपके हिसाब से आप किसको चाहते हैं कि पहला व्यक्ति क्या हो, राज्यसभा में चुन के आए। तो आप कहिएगा कि एक्स को हम पहले चाहते हैं, यदि एक्स नहीं आएगा तो दूसरे नंबर पे चाहते हैं वाई आएगा, दूसरे नंबर पे वाई नहीं आ जाएगा तब हम क्या चाहते हैं, तीसरे नंबर पे जेड आ जाए। फिर ये दूसरा व्यक्ति आया, इससे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो ये भी बोला कि हम चाहते हैं कि एक नंबर पे तो एक्स ही आए, दो नंबर पे जेड आ जाए और तीन नंबर पे वाई आ जाए। फिर तीसरा व्यक्ति से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो ये बोला कि एक्स को हम चाहते हैं कि एक नंबर पे यही बने और दूसरा नंबर पे वाई बन जाए और तीसरे नंबर पे जेड बन जाए। तब इसमें हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो क्या पाएंगे कि एक्स को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया गया है, यानी कि तीन लोग चाहते हैं कि तीनों लोगों का पहला चॉइस क्या है कि एक्स ही चुन के आए। ठीक है, तो जब भी आपको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का बात किया जाएगा तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, मत दिया जाता है और इसमें जो व्यक्ति को ज़्यादा मत मिलता है, जिनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है तो उनका क्या हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, विजेता घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट है कि लोकसभा। देखिए राज्यसभा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब आते हैं लोकसभा। तो लोकसभा क्या है कि लोकसभा के बारे में संविधान में अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि लोकसभा का गठन होगा और इसका क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा इसका, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। देखिए जो राहुल गांधी हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, तो ये लोग कैसे चुन के गए हैं, ये लोग क्या किए हैं, चुनाव लड़े हैं, प्रचार किए हैं। ठीक है, फिर इनको मत मिला है तो फिर मत से क्या हुआ, ये जीत के गए हैं, यानी कि आम जनता इनको चुन के भेजा। लेकिन राज्यसभा के सदस्य में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा का गठन होगा और इसका क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। लोकसभा का अधिकतम सदस्य की बात करें तो 522 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें से 530 सदस्य क्या होंगे, राज्य के होंगे, क्या होंगे, राज्य के होंगे और बाकी के 20 सदस्य जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश के होंगे। केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वर्तमान में आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख है, तो ये सब क्या आ जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता। ठीक है, भारत में वर्तमान में क्या है कि कुल 28 राज्य है और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो जनसंख्या के हिसाब से क्या किया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जब हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हम अच्छे से विस्तार करके बता देंगे। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का प्रावधान था पहले कि जैसे देखिए राष्ट्रपति को अधिकार है क्या कि 12 सदस्य को राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। आपको सचिन तेंदुलकर, सुधा मूर्ति के बारे में बताए हुए थे। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति कि लोकसभा में भी 2 व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। मगर क्या हुआ कि 2019 में जब SC एक्ट में क्या किया जा रहा था, संशोधन किया जा रहा था, यानी कि उसको 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। क्योंकि आपको पता है कि जो SC और ST वर्ग के लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं तो वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या है,
पन का क्या है, शिकार है, ठीक है। तो उनका उत्थान हो इसलिए क्या किया गया, तो उस वक्त उसमें संशोधन किया गया। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जब इन लोगों का क्या होगा, ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, इनकी जीवन शैली भी क्या हो जाए, अच्छा हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट उसके बाद उस पर क्या करेगी, अपना अलग से निर्णय लेगी, ठीक है। तो उस वक्त ही क्या किया गया कि जो ये एंग्लो इंडियन सदस्य के 2 व्यक्ति को लोकसभा में नामांकित करने का जो प्रावधान था, तो उसको क्या कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य ये लोकसभा के हैं, ठीक है। और लोकसभा का समय काल कितना है, 5 वर्ष। आपसे राज्यसभा का पूछ दे तो आप राज्यसभा का कितना बोलिएगा, 6 वर्ष, और लोकसभा का 5 वर्ष। लेकिन आपात के दौरान इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 1999 में क्या हो गया, भारत का कारगिल युद्ध हो गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हो गया, 1962 में चाइना के साथ संघर्ष हो गया। तो जब भी ऐसा समय काल आता है, 1991 में क्या हो गया, आर्थिक संकट आ गया। तो जब भी इस प्रकार का समय काल आता है, तो क्या किया जाएगा कि 1 वर्ष कुछ समय के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए लोकसभा का समय काल क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है, तो उस वक्त कैसे चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि लोकसभा चुनाव प्रथम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे 5 व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ठीक है। एक है XYZAB, ठीक है। ये 5 व्यक्ति चुनाव के लिए उतरे हैं। मान के चलिए कि ये इंदौर से चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति चुनाव लोकसभा का लड़ने के लिए उतरे हैं, नामांकन करवा लिए हुए हैं। अब वोट है, यहाँ पे ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 100 मत है, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो मत मिलेगा। तो एक्स को मान लेते हैं कि इसको 10 वोट मिला, ठीक है। जो वाई है उसको 50 वोट मिल गया, जो जेड है उसको 20 वोट मिल गया। तो कितना हो गया, 20 10 30 10 40 10 देखिए 50 10 60 10 70 10 80 हो गया। तो इस क्या करते हैं हम, जेड को 30 वोट कर देते हैं, ठीक है। तब हो गया 50 और 30 80 और 10 90, 5-5 वोट ए और बी को कर देते हैं। तब इसमें आप देखिए कि 100 कुल मतदाता थे, कुल 100 मतदाता में सबसे ज़्यादा मत किनको मिला है, तो सबसे ज़्यादा मत मिला है किनको, वाई को 50 वोट मिला, ठीक। तो इसलिए वाई क्या हो गया, यहाँ पे इसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, समझ गए। 1 सेकेंड। तो हम लोग क्या देख रहे थे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं संसद के प्रमुख अधिकारी। तो संसद के प्रमुख अधिकारी के बारे में आपसे पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 89 से लेके 106 है, ठीक है। 89 से 106 है, ठीक है। तो राज्यसभा के प्रमुख अधिकारी में कौन आते हैं, एक तो सभापति आ जाते हैं। आपको हम चेयरमैन वर्ड यूज किए हुए थे। वर्तमान में कौन है राज्यसभा के सभापति, जो उपराष्ट्रपति होंगे भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे, सभापति होंगे राज्यसभा के। शुरू में ही आपको हम क्या किए थे, फोटो उनका दिखाए थे। चलिए एक बार हम उनका पिक आपको दिखाते हैं ताकि एक बार क्या हो, आप रिकॉल कर लीजिए। देखिए ये जो है ये कौन है, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनका नाम है जगदीप जी धनखड़, ठीक। और ये हैं ओम बिरला जी, ये क्या है, लोकसभा के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये ओम बिरला जी, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, थोड़ा स्लाइड पे आ जाते हैं। कहाँ गया, हाँ यही है। तो संसद के प्रमुख अधिकारी में हम लोग किन के बारे में अभी जिक्र कर रहे थे कि राज्यसभा के सभापति, ठीक है, चेयरमैन। तो आपको हम बता दिए धनखड़ जी के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, सवाल में ये लिखा रहता है कि पदेन सभापति कौन है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। वे केवल क्या कर सकते हैं, निर्णायक वोट दे देते हैं सामान्य
मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। कभी ऐसा स्थिति हो जाए कि दो पक्ष है, ठीक है, एक तो सत्ता पक्ष होंगे, जैसे वर्तमान में क्या है कि लोकसभा में एनडीए की सरकार है जिसको आप लोग बीजेपी कहते रहते हैं, ठीक है, और विपक्ष में कोई अन्य होंगे, जैसे विपक्ष के अभिनेता कौन है, राहुल गांधी हैं। तो ठीक है, तो क्या हो कि राज्यसभा में यदि किसी बिल को लाया जाए और इन दोनों में क्या हो जाए, उस बिल पे सहमति नहीं बने, ठीक है, और क्या हो, वोटिंग हो और दोनों में टाई हो जाए, मान के चलिए कि 50 इनको भी वोट मिला 50 इनको भी मिला, तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। तो ऐसे समय में क्या कर सकते हैं कि इनको मत देने का अधिकार है, तो निर्णायक वोट देंगे, तो सभापति को जो जो सही लगेगा तो उस हिसाब से क्या करेंगे, उस पक्ष में वो मतदान कर देंगे, ठीक है। राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करना इनका कार्य होता है। देखिए, राज्यसभा में यदि किसी प्रकार का किसी सदस्य के द्वारा यदि कोई ऐसी शब्दों का या ऐसा व्यवहार किया जाता है जो राज्यसभा के गरिमा को क्या करे, ठोस पहुंचाए, तो क्या किया जाएगा, जो सभापति होंगे उनके द्वारा जो भी बिजनेस रूल बुक होगा राज्यसभा को, तो उसके तहत क्या किया जाएगा, उन पे जो भी उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उपसभापति। तो उपसभापति कौन है, एक सेकंड, देखिए वर्तमान में उप चेयरमैन यानी कि डिप्टी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, तो उनका नाम है श्री, क्या नाम है, श्री हरिवंश, ठीक है, श्री हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। कई बार आपको क्या किया जाता है, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के बारे में पूछ लिया जाता था, तो आप नाम याद रखिएगा, श्री हरिवंश नारायण सिंह, ये क्या है, राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से क्या करते हैं, उपसभापति का चुनाव करते हैं, ठीक है, और सभापति की अनुपस्थिति में, जब सभापति नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए जो राज्यसभा का संचालन करे, तो वो कौन होंगे, वो होंगे उपसभापति, ठीक है, वो कार्यवाही संचालक के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट आता है लोकसभा। लोकसभा के अधिकारी कौन होते हैं, अभी कुछ देर पहले आपको हम फोटो दिखाए ओम बिरला जी का, वो क्या है, लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 93 से 97 के बीच में इन सभी चीजों के बारे में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य जो चुन के जाते हैं, तो उनमें से ही किसी को क्या कर लिया जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है, ठीक। वे सदन की कार्यवाही का संचालन एवं अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं। एक तरह से आप क्या कह दीजिए कि वो गार्जियन होते हैं या फिर वो मॉनिटर होते हैं, जो वो देखते रहते हैं कि जो राज्यसभा का गरिमा है क्या हो, लोकसभा की गरिमा हो, उसको क्या किया जाए, सदस्यगण के द्वारा बनाया रखा जाए, कोई भी इस प्रकार की व्यवहार न किया जाए कि जो लोकसभा में क्या हो, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वे निर्णायक वोट डाल सकते हैं यदि सदनों में मतों की क्या हो जाए, बराबरी हो जाए, यदि किसी बिल को लेके क्या हो जाए कि जो विपक्ष में है वो और जो पक्ष में है वो, उन दोनों का क्या हो जाए, मत क्या कर जाए, टाई कर जाए, यानी कि 50 इनके पास 50 इनके पास, दोनों के पास मत है। अब तो ना तो ये विजेता हुए ना ये विजेता हुए, ना सत्ता पार्टी वाले ना विपक्ष वाले। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी हैं, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, एक मत दिया जाएगा और उससे निर्णय होगा कि पक्ष जो सत्ता पक्ष में है उनके विचार को क्या हुआ, जीत मिला है, या फिर क्या था, विपक्ष में उनके विचार को क्या किया गया, जीत मिला। देखिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो वो बहुत ही बड़े क्या होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा लोकसभा का वो एक तरह से क्या होते हैं, हेड होते हैं, यानी कि गार्जियन होते हैं। यदि वो क्या करेंगे कि वो यदि बायस होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे समस्या हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने विवेक के हिसाब से जो उचित होता है, जो समाज के कल्याण के लिए, जो देश के कल्याण के लिए जो सही होता है, वो क्या करते हैं, वही निर्णय लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के आपसे पूछा जाए कि
हु इज डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा? तो वर्तमान में आपको जो लोकसभा है तो उसका क्या है कि पद अभी वर्तमान में क्या है, खाली है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, उसका पद खाली है। और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं उनका भी चुनाव क्या किया जाता है, उनका भी चुनाव लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही क्या कर लिया जाता है, उनको चुन लिया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही संचालक के रूप में वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संसद की शक्तियां। तो संसद को विधि बनाने के लिए कुछ न कुछ तो क्या हो, संविधान के द्वारा उनको शक्तियां प्रदान किया जाएगा, तभी तो उनके बात को क्या होगा, मान्यता मिलेगा। ठीक है, तो इसमें संविधान में क्या किया गया है कि अनुच्छेद 107 से 122 में प्रावधान दिया गया है कि संसद जो होंगे उनको विधायी शक्ति होगा। इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कि उनको कानून बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 107 में संसद साधारण विधेयक को क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 में बोला गया है कि संयुक्त सत्र, यदि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बिल लाया गया लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा क्या बोल दिया गया कि हम इस बिल से क्या करते हैं, सहमत नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और फिर वहां पे क्या किया जाएगा कि उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 109। तो अनुच्छेद 109 जो है इसमें धन विधेयक की बात कहा गया है। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आप यहाँ पे नोट्स बना लीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जब भी धन विधेयक का बात आएगा ना तो ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए आपको हम जोर दे के बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। कई बार आपको क्या था, देखिए आप तो जानते हैं कि संसद का अंग कौन कौन होता है, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है और राष्ट्रपति भी होते हैं। तो राष्ट्रपति तो ना तो लोकसभा में बैठते हैं ना राज्यसभा में बैठते हैं। तो संसद, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मनी बिल जो है राज्यसभा में लाया जा सकता है या वहाँ पे पेश किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कहेंगे नहीं, क्योंकि मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 110 में क्या बोला गया है कि धन विधेयक में केवल राजस्व, कर, आधार, खर्च आदि से जुड़े प्रावधान होने चाहिए। देखिए राजस्व सीधा था मतलब समझ लीजिए धन, पैसा। ठीक है, कर मतलब क्या होता है, टैक्स। जैसे कि एक टैक्स बहुत फेमस है और आप लोग जानते भी होंगे, जीएसटी सुनते हैं ना, जीएसटी। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं देते। जैसे मान चले कि अभी हम बाजार चले जाएं और 10 रुपये का गुड डे बिस्किट ले ले, तो वो तो हम 10 रुपये उसको पे करके चले आए। ठीक है, मगर जो हम 10 रुपया दिए हैं उस 10 रुपया में जीएसटी भी इंक्लूड है। और ये जीएसटी हमसे कौन ले रहा है, जो बिस्किट बेचने वाला कंपनी है। और वो कंपनी हमसे क्यों ले रहा है, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी उस बिस्किट का जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को क्या कर दिया है, पे कर दिया गया। ठीक है, तो वो कस्टमर से लेता है। समझ में आया। तो कर यही है, कर दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। तो आप कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी वस्तु, ठीक है, यदि आप उस पर कर नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स वहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि जीएसटी आप उसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। आप कोई ब्रांडेड मतलब कोई भी 1000, 2000, 500 का यदि कोई भी सामान लेते हैं या फिर कोई छोटी, आप ज़्यादा कुछ नहीं, 1 रुपया का शैम्पू ही जो लेते होंगे क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर का, तो उसके पीछे में आप देखिएगा जो उसका रेट लिखा होगा ना, तो उस वहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि इतना पैसा जीएसटी में गया, इतना सेस में गया, इतना स्टेट टैक्स में गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको विवरण दिया रहता है। यदि उसमें नहीं होगा तो कोई 500, 1000 का कोई भी सामान, जूता, चप्पल, कपड़ा कुछ भी लेते होंगे तो उसमें देखिएगा उसके पीछे में आपको विवरण दिया रहता है। ठीक है, कि कितना टैक्स लगा। किसी दुकान से यदि आप कोई मॉल उल से कोई सामान खरीदिएगा, कभी मार्केटिंग कीजिएगा, तो उसमें देखिएगा जो आपको बिल जो देगा, तो उस बिल पे आप देखिएगा उसमें बहुत प्रकार का क्या था, पैसा जोड़ा रहता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया।
जब आप पढ़िएगा ना तो आपको उसमें पता चलेगा कि हमसे किस किस चीज़ का पैसा लिया गया है। उसमें सर्विस टैक्स रहता है, ठीक है, उसमें जीएसटी रहता है, उसमें सेस रहता है, उसमें सरचार्ज रहता है, ठीक है। वो सारा चीज़ क्या कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, फिर जाके आपको टोटल करता है और तब जाके आपको बोलता रहता है कि इतना पैसा आप क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो कर आपको समझ में आ गया होगा। उधार गवर्नमेंट को देखिए, भारत जो है तो भारत में जितना कर आता है तो सिर्फ उससे सरकार नहीं चल पाता है, ठीक है। सरकार जो इतना योजना परियोजना, पुल, रेलवे, ट्रेन, मुफ्त अनाज, हेलीकॉप्टर में या फिर प्लेन में पूरे देश का आम नागरिक चप्पल वाला इतना सारा जो योजना लाता है, तो इतना धन कहाँ से लाता है? इतना सारा धन तो है नहीं, तो क्या करता है सरकार के द्वारा, विश्व बाजार से क्या किया जाता है, पैसे उधार लिया जाता, फिर या फिर एसबीआई जो बहुत बड़ा बैंक है उससे उधार लिया जाता, आरबीआई से उधार लिया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि अपने बजट के खर्चा को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। तो ये जो खर्च है तो वो सारा पैसा को क्या करते हैं, उसी पे तो खर्च करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ से जो जुड़ा हुआ प्रावधान होगा उसमें वो किसमें जिक्र किया गया, वो जिक्र किया गया अनुच्छेद 110 में, 110 में। और इसी को आप क्या बोलेंगे, धन विधेयक। जब भी पैसा का बात आ जाए, कैश मनी, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, धन विधेयक, ठीक। और धन विधेयक कहाँ पास होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पेश किया जाएगा लोकसभा में। देखिए इस बात को हम थोड़ा ज़्यादा देर तक इसलिए बताएं कि कई बार विद्यार्थी को क्या होता है कि धन विधेयक को लेके थोड़ा क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता रहता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा यदि मेरा आज कल या आने वाला भविष्य में कभी भी वीडियो देखे तो उसको इन शब्दों से क्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है कि वार्षिक बजट। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ कि फरवरी का जो महीना था, तो जो हमारे अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा क्या किया गया कि बजट क्या किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, ठीक। वो आप उनको यदि आप गूगल करके देखिएगा तो वो जो साड़ी जो पहनी हुई थी, हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, तो उसमें क्या होता है कई बार आपको ना ऐसे ऐसा चीज़ पूछ लिया जाता है कि आप जिसको क्या कर सकते हैं, सोच नहीं सकते। तो आप निर्मला सीतारमन जी का फोटो देखिएगा तो आप क्या देखिएगा, जो साड़ी जो पहनी हुई है, वो साड़ी जो पहनी हुई है तो उस पर मिथिला पेंटिंग किया गया। मिथिला पेंटिंग क्या है कि बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, ठीक है। तो उस क्षेत्र में आपको ये मिथिला पेंटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया है, पहचान मिला हुआ, ठीक। तो वो क्या की हुई है कि मिथिला पेंटिंग बना हुआ वो साड़ी पहनी, और वो जो साड़ी जो पहनी है ना, तो उसको मधुबनी पेंटिंग बनाने वाली एक महिला है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उनके द्वारा उनको क्या किया गया था, गिफ्ट किया गया था, ठीक। तो इसलिए आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो वार्षिक बजट क्या होता है कि अनुच्छेद 112 में दिया गया हुआ, जिसमें ये बोला गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए भारतीय संविधान में कहीं भी ना बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या बजट शब्द का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, भारत के संविधान में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, ठीक। तो हम वार्षिक बजट इसलिए लिख दिए ताकि ये क्या है, आमचाल भाषा में ये ज़्यादा शब्द प्रयोग किया था। लेकिन एक बार हम फिर आपको बोलते हैं कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं पे जिक्र किया गया है या विवरण किया गया है, तो आप बिल्कुल बोलिएगा नहीं, ठीक। आपको ये शब्द इस्तेमाल करना है कि वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है या फिर इस बात का जिक्र किया गया है, इसे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में क्या है, अनुदान मांगे, डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है। देखिए जहाँ पे इम्पोर्टेंट हमको लगता है हम वहाँ पे आपको क्या कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे। जहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो फिर वहाँ पे बिना कारण बस वहाँ पे ज़्यादा क्या करना, ज्ञानबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 114। तो अनुच्छेद 114 में क्या है, संसद के अनुमति के बिना, किसके
अनुमति के बिना, संसद के अनुमति के बिना कोई धन सरकारी खाते से नहीं निकाला जा सकता। समझ में आया? यदि सरकार को 1 रुपया भी खर्च करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में प्रॉपर बिल लाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि हम ये नल जल योजना के लिए पैसा निकाल रहे हैं, ताकि आम जनता को क्या हो, स्वच्छ पानी मिल सके पीने के लिए। ठीक, तो पैसा कोई भी ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जाएगा और वहाँ से निकाल, वहाँ पे क्या है कि खजाना रखा हुआ, हाथ डाला और निकाल के चल दिया कि हमको आज क्या था, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना तो पैसा दे दो। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर क्या होता है, वहाँ पे बिल पास करवाया जाता है। ठीक है, फिर समितियों के द्वारा जांच किया जाता है, फिर उसका एस्टिमेट किया जाता है, और जब उनको सही लगता है तो फिर उस अमाउंट, जैसा नहीं कि आप जितना अमाउंट मांगिएगा उतना ही अमाउंट आपको दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो एक एस्टिमेट करेंगे कि इस रेंज में पैसा खर्च होगा और उस हिसाब से देंगे। फिर भविष्य में घटेगा या बढ़ेगा तो फिर उसके हिसाब से क्या किया जाएगा कि संसद के द्वारा फिर क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है अनुच्छेद 116। तो अनुच्छेद 116 में क्या कहा गया, लेखा अनुदान, अग्रिम अनुदान और वोट ऑन अकाउंट। देखिए इसको आप क्या कीजिए, एक मिनट समझ लीजिए कि लेखा अनुदान क्या होता है, अग्रिम अनुदान क्या होता है और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 116, जब आप अनुच्छेद 116 को पढ़िएगा तो उसमें क्या शब्द मिलता है, पहला एक तो मिलता है लेखा अनुदान, दूसरा मिलता है अग्रिम अनुदान, तीसरा मिलता है वोट ऑन अकाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके क्या कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं किस पे, कि लेखा अनुदान क्या है। एक सेकेंड जरा रुक जाइए, थोड़ा इसको लिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान किसे कहते हैं, लेखा अनुदान होता है कि जब आपको क्या किया जाता है, विनियोग। ठीक है, विनियोग विधेयक पारित होने में क्या हो जाता है कि देरी हो जाता है। ठीक है, देरी होता है तब क्या करता है कि सरकार को, देखिए काम करने के लिए उनको तो धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, धन की आवश्यकता होती है, तो वो सामान्य गतिविधियां जो होती है, रोजमर्रे की जो खर्चा होता है, तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, लेखा अनुदान के तहत कुछ एडवांस में, ठीक है, कुछ एडवांस में शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे समय काल के लिए क्या कर लिया जाता है, कुछ धन उनको मुहैया करवाया जाता है। ठीक है, तो लेखा अनुदान में आपको ये आ जाएगा। दूसरा होता है कि, दूसरा क्या है कि अग्रिम अनुदान। ठीक है, और नेक्स्ट है आपको वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट क्या है कि देखिए कि वोट ऑन अकाउंट क्या है कि वोट ऑन अकाउंट में ये होता है कि जब अनिश्चित, यानी कि किसी को कोई पता नहीं है कि कितना समय काल के लिए क्या किया जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा देखिए एक चीज़ मेरे से मिस्टेक हो गया, हम उसको ठीक कर ले रहे हैं। ठीक है, कि जो पहले हम आपको बताएं लेखा अनुदान, तो लेखा अनुदान में ये था कि सामान्य गतिविधि के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा एडवांस में थोड़ा बहुत क्या कर लिया जाता है, धन का अग्रिम क्या करवा लिया जाता है कि मांग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपको लेखा अनुदान में। और नेक्स्ट आता है कि वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि अनिश्चित काल के लिए क्या किया जाता है कि आपातकाल जैसी परिस्थिति बन जाती है। ठीक है, आपातकाल जैसी परिस्थिति का मतलब क्या हो गया कि तत्काल धन की क्या हो जाता, तत्काल क्या होता है कि धन का अति आवश्यकता पड़ जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत धन का क्या करवा दिया जाता है, मुहैया करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपको कि लेखा अनुदान और वोट ऑन अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या होता है कि संसद, अभी कुछ देर पहले हम संसद के बारे में आपको पढ़ा। देखिए, यदि आप लोगों को यदि इस चीज़ में कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी होगा तो हम लास्ट में आपको एक बार और जिक्र कर देंगे। फिलहाल हम नहीं चाहते हैं कि रिदम टूटे। ठीक है, ये जो
लेखा अनुदान, अग्रिम अनुदान या वोट ऑन अकाउंट है, तीनों को हम लास्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, चलिए। तो कार्यपालिका पे नियंत्रण, तो संसद कार्यपालिका पे क्या करते हैं, निगरानी रखने के लिए क्या किया गया, विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। और ये क्या होता है कि पहला होता है कि प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्वेश्चन आर क्या होता है कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लोकसभा में ना, कि आपको लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही बताया जाएगा, यानी कि आप उनको नोटिस करके बोल दीजिएगा कि कल या फिर परसों क्या होगा कि हम इस मुद्दे पे सवाल करने वाले हैं। जो मान के चलिए कि ऊर्जा मंत्री होंगे, ठीक है, जो राजमार्ग मंत्री हैं, तो हमको उनसे पूछना है कि मेरे क्षेत्र में बिजली इतना कम क्यों आ रहा है, मेरे क्षेत्र में सड़कें का इतना क्या होता है, बदतर हालत क्यों है। ठीक है, तो हम उनसे ये सवाल करेंगे। तो क्या किया जाता है, तो जब उनसे कोई सवाल पूछता है और लोकसभा की बातें को क्या किया जाता है कि जो मीडिया है, न्यूज़ है, टीवी है, लोकसभा खुद उस वीडियो को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है और पब्लिक के बीच में रिलीज करती है। तो लोग जब देखेंगे तो वो जानेंगे ना कि वास्तव में जो वो मंत्री हैं काम कर भी रहे हैं या फिर यूं ही क्या कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल के तहत क्या किया जाता है कि उस मंत्री पे भी दबाव आता है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनके कार्यों का क्या होता है, जांच किया जाता है। ठीक, तो इससे लोगों को खुद मालूम हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस पर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था बना रहता है। ठीक है, दूसरा है अल्प सूचित प्रश्न, तो शॉर्ट नोटिस दे के उनसे क्वेश्चन किया जाता है। तीसरा है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखिए ये अलग अलग प्रकार का क्या है कि उनसे सवाल पूछा जाता है। एक जो है जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावशाली है वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। यदि मान के चलिए कि आपको लगता है कि वर्तमान का जो सरकार है, ठीक है, वर्तमान में जैसे किसका, किस राजनीतिक दल का है, एनडीए का है, ठीक है, जिसको आप बीजेपी के नाम से जानते हैं। यदि आपको लगता है कि इसके द्वारा किया गया, इस पार्टी के द्वारा किया गया कार्य सही नहीं है या राष्ट्रहित में नहीं है, या फिर इसमें किसी प्रकार का क्या किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइएगा उनके अगेंस्ट में। ठीक है, उनका फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो बहुमत में है। यदि वो ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो क्या होगा, उनका सरकार गिरा दिया जाएगा, यानी कि वो राजनीतिक पार्टी क्या होगी, सत्ता में बरकरार नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सारा उपाय है, संसद क्या करता है, चेक एंड बैलेंस करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विधेयक के प्रकार। तो देखिए अभी हम लोग जो वो पढ़ रहे थे ना, वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान, तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं संसदीय विधायी प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्या है कि विधेयकों का प्रकार दिया गया हुआ और वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो साधारण विधेयक होता है, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल ये संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा। देखिए यहाँ पे जो विधेयक का प्रकार है आपको क्या करना है, उसको याद रखना। क्यों, हम बता रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए हर विधेयक, हर मतलब जो वो होता है सांसद का भवन जो है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, तो दोनों जगह हर विधेयक को क्या किया जा सकता है, लाया नहीं जा सकता। ठीक ना, तो जो साधारण विधेयक है यदि उसको आपको लाना तो आप या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब धन विधेयक का बात आएगा, कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे मनी बिल, तो मनी बिल को आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाइएगा, लोकसभा में। इसका मतलब ये हो गया कि मनी बिल यदि कभी आएगा तो उसमें राज्यसभा का निर्णय या फिर राज्यसभा का मत उतना मायने नहीं रखता। क्यों, क्योंकि लोकसभा यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन जब अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा तो इसमें संसद में इसके तहत संसद में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। तो विधेयक आप लाइएगा तो उसको कैसे पारित करवाया जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसका क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग होगा।
ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीडिंग होगा, उसके बाद थर्ड रीडिंग होगा, यानी कि लोकसभा में चर्चा होगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो होगा उसमें क्या होगा, चर्चा होगा। सबको देखते होंगे, यदि कभी आप लोकसभा का लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, जो सेशन चलता रहता है सत्र, तो उसमें देखिएगा कि कोई भी सांसद जो रहते हैं वो बोलते हैं तो उनके हाथ में एक कागज रहता है। ठीक है, तो वो कागज एक्चुअली बिल का जो प्रावधान दिया रहता है वही क्या किया जाता है, सारे सांसदों को वितरित किया जाता, ताकि वो देख सके और जो उनमें उनको खामियां लगे तो उस पे क्या कर सके, जिक्र जिक्र कर सके, ताकि क्या हो, जो जिस भी सरकार के द्वारा, जिस भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा वो विचार को लाया गया है तो उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जा सके। ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, तब क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के पास जाता है। तो फिर राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना, एसेंट यानी कि स्वीकृति देना है या फिर नहीं देना है, या फिर वो कुछ कहेंगे ही नहीं। तो राष्ट्रपति का क्या पावर होता है, नहीं होता, अब इसको हम यहाँ पे तो विस्तार से बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो और भी लेंदी हो जाए। तो ये जानने के लिए आप क्या कीजिए कि जो राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट आपको बिहार कंपटीशन पे बना हुआ है, कल ही हम वीडियो अपलोड किए हैं प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। ठीक, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आप सारा चीज़ देख लीजिए, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि संसद के विशेषाधिकार और शक्तियां। बस अब हम लोग लास्ट फेज में ही चल रहे हैं कि संसद की विशेषाधिकार और शक्तियां। तो संसद को कुछ कुछ प्रिविलेज दिया गया है। प्रिविलेज समझते हैं कि जैसे मान के चलिए कि एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अब वर्तमान में तो प्रासंगिक नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, ये एक आदमी है, ठीक है, एक राजा का बेटा है। ठीक है, क्या है, राजा का बेटा है। तो जो इसका, ये तो राजा का बेटा है ना, ये राजा का बेटा। अब जो इसका पुत्र होगा वो क्या होगा, वो भी राजा बनेगा। समझ में आया। तो ऐसा चीज जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रिविलेज कहते हैं। ठीक ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो संसद जो होते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि संसद का जो पुत्र है वही संसद बनेंगे, हम उस मामले में नहीं कह रहे, हम शक्तियों के बारे में कह रहे हैं। चाहे कोई भी, यदि मान चलिए कल के डेट में आप संसद बन जाइएगा, ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, और कोई ऐसा बात नहीं कि नहीं बन सकती, बन भी सकते। मान चलिए कि हम संसद बन जाएंगे, तो जब बन जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ क्या होगा, विशेषाधिकार होगा। और वो क्या होगा कि सांसद को क्या अधिकार दिया गया है कि संसद में कही गई बात, संसद में कही गई बातों के लिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक, यदि मान के चलिए कि आप लोकसभा में किसी मुद्दा पे चर्चा कर रहे हैं और आप दो शायरी बोल दिए, ठीक है, दो शायरी बोल दिए या फिर दो गाना गा दिए, तब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को इस चीज़ पसंद नहीं आएगा तो वो क्या करेगा कि आपके अगेंस्ट जाके एफआईआर करवा देगा और पुलिस आए आपको अरेस्ट करके चल देता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके द्वारा संसद में जो कही गई बात होगी तो उस पर क्या होगा, किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। आज आप हैं सांसद तो आप पे नहीं किया जाएगा, कल के डेट में भविष्य में कोई और व्यक्ति आएगा, वो सांसद बनेंगे, तो अनुच्छेद 105 के तहत उनको भी ये राइट होगा कि उनको मन होगा कि लोकसभा में क्या करे, वो गजल कहना चालू कर दे तो वो कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन पे क्या किया जाएगा, उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और उनको एफआईआर करवा के, उनको अरेस्ट करवा के जेल भेजा जाएगा। तो ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद की कार्रवाई को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि संसद के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी तो उसको आप क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कहिए कि अब हम जा रहे भाई सुप्रीम कोर्ट में, अब हम तुमसे वहीं पे मिलेंगे कि तुम लोकसभा में क्या बोले थे नहीं बोले, तो ऐसा नहीं होगा। क्या किया गया, देखिए बात यह है कि यदि जुडिशरी को, यानी कि न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट मान लेते, क्योंकि राष्ट्र के सबसे सर्वोच्च स्थान पे न्यायिक प्रणाली में वो है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरे तरफ क्या हो गया, लेजिस्लेटिव। यदि इन दोनों के क्षेत्र में यदि कोई एक दूसरे के साथ क्या, यदि मान के चलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र है, ठीक है, और ये है क्या कहता है लोकसभा का क्षेत्र। अब क्या किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र इस लोकसभा में आना लगे और लोकसभा का क्षेत्र इस सुप्रीम कोर्ट में आने लगे, तो ऐसा में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कि जो काम सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है वो क्यों क्या था लोकसभा करने लगेगा, और जो लोकसभा को काम दिया गया है, ठीक है,
जो काम लोकसभा को दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों करेंगे? दोनों को अलग अलग काम दिया गया तो वो दोनों दोनों अपने डोमेन में रहेंगे। ठीक, तो क्या हो कि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है, पहले से ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। तो देखिए, तो ये भी है कि यदि कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं कि सांसद के बातों को, यानी कि सांसद में ये चीज़ लेके नहीं जा सकते हैं अनुच्छेद 122 के तहत, तो आपको बिल्कुल राइट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या करें, किसी प्रकार का आप क्रिटिसाइज कीजिएगा लोकसभा में। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। यदि ऐसा आप कीजिएगा तो क्या होगा कि आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, यानी कि कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कार्य हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को राइट है, उनको मतलब अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं कि उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में क्या करेंगे, नोटिस जारी कर देंगे और फिर उन पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के तहत जो उनका रूल रेगुलेशन बना है उसके तहत क्या किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आता है प्रिविलेज में, तो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 122 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। तो अभी आपको हम फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन रीडिंग का बता दिए। ठीक है, और अभी हम लोग अनुच्छेद 105 और 122 के बारे में जिक्र कर ही लिए। अब लास्ट आता है कि संसद की शक्ति पे प्रतिबंध। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे ही नहीं, आप यदि लोकसभा को छोड़िए, यदि आप भारतीय राज्य व्यवस्था से यानी कि इंडियन पॉलिटी से सवाल देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता रहता है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि क्या जो भारतीय संसद है, गौर से सुनिएगा, क्या जो भारतीय संसद है वो संप्रभु है? संप्रभु का मतलब समझते हैं? संप्रभु का मतलब ये हो गया कि ये सर्वशक्तिमान है। ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो भारत में जो संसद है वो संप्रभु नहीं है, बिल्कुल आप ये याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। भारत का जो संसद क्या है वो संप्रभु नहीं है। विश्व में संसद संप्रभु किसका है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के संसद के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता है, बाद बाकी वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, आपको दो तीन चीज बताते हैं। यदि न्यायिक प्रणाली का बात कीजिएगा तो अमेरिका का जो न्यायिक प्रणाली है, ठीक है, वहाँ का जो कोर्ट सिस्टम वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, यदि आप पार्लियामेंट का बात कीजिएगा तो जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है उसके बारे में अभी आपको बताएं और फिर बताते हैं कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता है, बाद बाकी वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, तो हमारा भारतीय संसद जो है तो उन पे चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, यदि क्या कहता है कोई कानून बनता है और कोई क्या किया जाता है, संविधान के जो दिया गया गाइडलाइन है उससे हट के किया जाता है, तो हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करता है। यदि ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, उस पूरे प्रावधान या उस पूरे प्रावधान के कुछ सेक्शन को नल वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और जैसे ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा कि उनके द्वारा जो भी कानून लाया जाएगा, जो मनमानी किया जाएगा, वो क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो भारत में चेक एंड बैलेंस है। देखिए, जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, देखिए कोई भी इसमें पावरफुल नहीं है। ठीक है, सबका अपने अपने स्थान पे वो पावरफुल है, क्योंकि सबको क्या किया गया है, उनको विषय दिया गया है। ठीक है, उनका अपना अपना क्या है, कार्य क्षेत्र है। ठीक, तो संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पे कानून बना सकते हैं। यदि संसद आपसे आपको हम पिछले भी वीडियो आपको हम बोले अभी कुछ देर पहले ना कि आप राष्ट्रपति वाला वीडियो जाके देखिएगा। ठीक है, वहाँ पे हम जिक्र किए हुए हैं कि शक्तिशाली का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस आदमी के पास अब ब्रह्मोस होगा, एंटी गाइडेड मिसाइल होगा, ठीक है, INS तुशील होगा, इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं होने वाला। वहाँ पे शक्तिशाली का तात्पर्य क्या है कि आपको बहुत सारा विषय दिया जाएगा। ठीक है, आपको कृषि पे काम करने का मौका मिलेगा, आपको डिफेंस पे काम करने का मौका मिलेगा, आपको क्या कहता है
देश में क्या था ट्रांसपोर्टेशन है उस पर काम करने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार का जो आपको ज़्यादा विषय मिलेगा तो स्वाभाविक है आपको ज़्यादा मानव संसाधन दिया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स दिया जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा आपके ऊपर राजस्व खर्च किया जाएगा, तो आपका कार्य क्षेत्र ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए। तो शक्तिशाली का मतलब यही हो जाता है। तो संसद है उनको संघ सूची, देखिए 3 प्रकार का लिस्ट होता है, सूची होता है। एक तो होता है राज्य सूची, ठीक है, उसमें राज्य को बताया गया कि आप इस विषय पे काम कर सकते हैं। दूसरा है केंद्र सूची, तो उस पे केंद्र सरकार को दिया गया। तीसरा है कॉन्करेंट, राज्य को भी अलाउ है और केंद्र को भी अलाउ है। एक ऐसा सूची होता है जिसपे क्या होता है एक्सक्लू, मतलब ना तो राज्य को है ना केंद्र को है ना वो कॉन्करेंट में है। जैसे भविष्य में मान के चलिए कुछ ऐसा प्रावधान हो कि आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आप घर में बैठे हैं और कुछ ऐसा मतलब क्या हो कि टेक्नोलॉजी आ जाए और क्या हो कि आप घर में बैठे हैं और अचानक आप सोचें कि हमको दिल्ली में क्या करना है, कर्नाट प्लेस के पास जाना है या फिर क्या करना है कि राष्ट्रपति भवन के पास जाना है, और कुछ ऐसा मतलब यंत्र आए, एयरक्राफ्ट ही आए कुछ मतलब इतना तेज कि वो आए सेकेंड भर में आपको उठाए वहाँ पे ले जाके पहुँचा दे। तब इस प्रकार का कोई चीज़ तो अभी वर्तमान में उस पर तो कानून तो नहीं बनाया गया। तो जो इस प्रकार का जो रेसिड्यूरी होगा, ठीक है, अवशिष्ट वाला जो विषय होगा जो भविष्य में आने वाला है, तो वैसा विषय किनको दे दिया जाएगा, ऐसा विषय दे दिया जाएगा केंद्र को यानी कि सेंट्रल को, ठीक है। तो संघ सूची समझ गए आप, समवर्ती सूची समझ गए। और नेक्स्ट आज का लास्ट पॉइंट क्या है कि संसद की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या फिर कौन हो, संसद को हर किन्हीं का क्या है अपना अपना कार्य करने का क्षेत्र दिया गया, ठीक है। वो कोई भी एक दूसरे को क्षेत्र का क्या करेंगे, अधिग्रहण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो उसमें क्या होगा कि संघर्ष होगा। जब संघर्ष होगा तो आप समझते हैं कि वहाँ पे समस्या उत्पन्न होगा। तो इसीलिए पहले से ही व्यवस्था कर दिया गया। आपको ज़्यादा यदि दिक्कत लगता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून में समस्या, तो आप क्या कीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट में आप PIL दर्ज करवाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी, देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को यदि सही लगे कि इसमें क्या है कि किसी प्रकार की खामियां है तो उस पर वो अपना जजमेंट देंगे, और उनको लगेगा कि नहीं सारा का सारा चीज़ ठीक है, संविधान से किसी प्रकार से दूर नहीं जा रहा है, ठीक, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको सही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का संसद वाला सेक्शन, और जहाँ तक हमसे हो पाया हम आपको इसमें लगभग सारा चीज़ कवर कर लिए हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूट पाया है। और यदि कोई चीज़ छूट भी गया होगा तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आप हमको बोल दीजिएगा कि ये वाला सेक्शन जो है आप कवर नहीं किए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे विशेषतः उसको कवर कर लेंगे। नोट्स का बात रहा तो नोट्स आपको चाहिए तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक हम दे देते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है, t.me/BiharIS, ठीक है, ये होगा टेलीग्राम का लिंक। तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहीं पे क्या होगा कि इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो अवश्य रूप से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों का सहयोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक क्या होगा ये कंटेंट तभी पहुंच पाएगा जब वीडियो क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव मतलब बने, ठीक है। तभी क्या होता है यूट्यूब किसी वीडियो को ज़्यादा पुश करता, अदरवाइज उस मात्रा में नहीं करता। तो आप लोग सहयोग दीजिए और इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम रिलेटिव क्या होगा हम कंटेंट बनाते रहेंगे, और आपको जहां तक संभव हो आपके इस दौर में हम क्या करेंगे थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।